Hello students, welcome to the online classes of Ambition Study Center. We have started 9th chapter Heredity and Evolution. इसमें लास्ट क्लास में हमने हेरिडिटी वाला कंसेप्ट पूरा कवर कर लिया था बेटा, जिसमें हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें हमने बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट जो था वहाँ पे मेंडल के एक्सपेरिमेंट थे, मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस हमने वहाँ पे पढ़ा था, जिसके बेसिस पे हमने देखा था कि कैरेक्टर्स इनहेरिट कैसे हो रहे हैं। उसके बाद में हमने देखा था कि किस तरीके से जीन का एक्सप्रेशन होता है। जीन का एक्सप्रेशन मतलब अगर वो जीन टॉलनेस के लिए है तो एक्चुअली में वो प्लांट या एनिमल टॉल कैसे बन जाएगा, दिस ऑल थिंग्स वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास। और उसके बाद हमने द सेक्स डिटर्मिनेशन का कंसेप्ट भी देखा था, हाउ द सेक्स इज डिटरमाइंड, वो कंसेप्ट भी हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके थे बेटा। फ्रॉम टुडे वी विल स्टडी अबाउट इवोल्यूशन। आज अपन देखेंगे इवोल्यूशन क्या है और इवोल्यूशन कैसे होता है। ओके सो हम देख चुके हैं कहीं ना कहीं पे इन प्रीवियस चैप्टर्स ऑल्सो, जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर था उसमें भी हमने देखा था कि अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है तो वहाँ पे वेरिएशंस कुछ ना कुछ आते हैं बेटा। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशंस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए कॉपी करने में एरर के दौरान आते हैं ना। जब डीएनए कॉपी होकर रिप्रोडक्टिव सेल्स वहाँ पे बन रहे हैं, जब रिप्रोडक्टिव सेल्स में डीएनए कॉपी हो रहा है तो वो रिएक्शंस में वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा डीएनए नहीं बनता है। कभी कभी वो डीएनए के कॉपी होने में कुछ एरर भी वहाँ पे आ जाते हैं और वो एरर के वजह से वहाँ पे वेरिएशंस हमको देखने को मिलते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हमको देखने को मिलते हैं। वी नो दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑर्गेनिजम्स बनते हैं वो बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करता है, क्योंकि वहाँ दो पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं और साथ ही साथ में जीन के या डीएनए के कॉपी के दौरान जब रिप्रोडक्टिव सेल्स में डीएनए की एक कॉपी तैयार हो रही है, क्रोमोसोम्स की एक कॉपी तैयार हो रही है, उस दौरान भी जो एरर आएंगे, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, उसके वजह से भी वहाँ पे वेरिएशंस आते हैं। और हमने देखा था कि ये वेरिएशंस जो है वो एक सर्वाइवल एडवांटेज देते हैं बेटा, क्योंकि हमारी इन्वायरमेंट बदलते जा रही है। इन्वायरमेंट तो कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं रहती है, कंडीशंस भी कॉन्स्टेंट नहीं रहती है, तो हमको उस बदलते इन्वायरमेंट और कंडीशंस के हिसाब से खुद में भी वेरिएशंस लाने पड़ेंगे। तो ये जो वेरिएशंस आते हैं वो कहीं ना कहीं पे स्पीशीज़ को एक सर्वाइवल एडवांटेज देते हैं। जैसे कि हमने बैक्टीरिया का एग्जांपल लेके भी देखा था बेटा, उस चैप्टर में हमने देखा था कि जो बैक्टीरिया है वो क्या कर रहा है, अगर वो टेम्परेचर को रेजिस्ट कर पा रहा है, टेम्परेचर का उस पर फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो सर्वाइव कर जाएगा। ये भी एक तरीके का वेरिएशन ही था जो वहाँ पे आया था बेटा। सो ये हमने देखा था कि वेरिएशन सर्वाइवल एडवांटेज देते हैं और वेरिएशन लॉन्ग टर्म में इवोल्यूशन भी करवाते हैं, यानी वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन, ये भी हमने देखा था। नाउ वी हैव टू सी कि हाउ दिस वेरिएशन लीड्स टू इवोल्यूशन, यानी वेरिएशन की वजह से इवोल्यूशन कैसे होता है वो ही हमको अभी समझना है बेटा। तो सबसे पहले हम इवोल्यूशन का डेफिनेशन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द डेफिनेशन ऑफ इवोल्यूशन। Evolution is the sequence of gradual changes which take place in organisms over millions of years in which new species are produced. क्या है देखो, इट इज़ द सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल चेंजेस, यानी स्लो चेंजेस, स्टेप बाय स्टेप कोई चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, उसका सीक्वेंस है, चेंजेस आ रहे हैं, ग्रेजुअल चेंजेस आ रहे हैं। कब? मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, यानी ये जो इवोल्यूशन की प्रोसेस है, इवोल्यूशन की प्रोसेस है वो जो है वो क्विक प्रोसेस नहीं है बेटा, ये बहुत स्लो प्रोसेस है और इवोल्यूशन होने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं एंड इट इज़ एन एवरलास्टिंग प्रोसेस। ये इवोल्यूशन सिर्फ हम ह्यूमन बींग्स का या किसी ऑर्गेनिज्म का नहीं, हम इवोल्यूशन, अगर हमको इवोल्यूशन की अच्छे से डिटेल स्टडी करना है तो हमको इवोल्यूशन देखना पड़ेगा कि अर्थ कहाँ से फॉर्म हुआ है ना। वो बिग बैंग थ्योरी से हमारा इवोल्यूशन चालू होगा, जब अर्थ फॉर्म हुआ, फिर अर्थ पे लाइफ कैसे आई, फिर वो लाइफ में वेरिएशंस आए, जो भी लिविंग फॉर्म्स थे, सेल्स थे, उसमें वेरिएशंस आए, जिसके मदद से नई नई स्पीशीज़ बनते गई, नई नई स्पीशीज़ बनते गई। आगे हमको देखना है क्लास में कि नई स्पीशीज़ कैसे बनती है इवोल्यूशन के मदद से। यहाँ पे हम बोल रहे हैं ना which new species are produced, तो इवोल्यूशन की वजह से नई स्पीशीज कैसे बनती है वो आगे हम देखेंगे। लेकिन इवोल्यूशन मतलब क्या बेटा? ग्रेजुअल चेंजेस है, स्लो स्टेप बाय स्टेप जो चेंजेस आ रहे हैं। और
ग्रेजुअल स्लो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्लो, ऐसे चेंजेस जिनको हजारों या इवन करोड़ों साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स उसको लग जाते हैं, ऐसे स्लो प्रोसेस को कहा जाता है इवोल्यूशन। तो क्या इवोल्यूशन अभी बंद हो गया बेटा? क्या इवोल्यूशन अभी बंद हो गया? नो, इवोल्यूशन इज स्टिल गोइंग ऑन। जब तक लाइफ है अर्थ पे तब तक इवोल्यूशन चलता ही रहेगा बेटा, ठीक है। सो समझ में आ गया इवोल्यूशन मतलब क्या? एक तरीके से आप बोल सकते हो कि इवोल्यूशन मतलब डेवलपमेंट, कुछ तो भी बेटर वहाँ पे हमको इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, या अर्थ पे जितने भी लाइफ फॉर्म्स आज प्रेजेंट है, अर्थ पे जितने भी लाइफ फॉर्म्स आज प्रेजेंट है, वो कहीं ना कहीं दे आर रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन, दे आर रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन। यानी पहले जो प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स थे, पहले के ऑर्गेनिजम्स थे, उनमें ग्रेजुअल चेंजेस आए, उनमें मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चेंजेस आए, और वो चेंजेस के वजह से, उनमें जो चेंजेस आए उसके वजह से आज जो प्रेजेंट डे लाइफ फॉर्म्स अर्थ पे है वो तैयार हुए बेटा। तो ये सब इवोल्यूशन के वजह से ही हो रहा है, इसी प्रोसेस को इवोल्यूशन बोलते हैं। और आज से 1000 साल पहले भी सेम ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे रहेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, इनमें भी इवोल्यूशन होगा, और आने वाले हज़ारों सालों के बाद क्या हो सकता है, और नए लाइफ फॉर्म्स वहाँ पे तैयार हो सकता है बेटा। सो इट इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बहुत ही ज़्यादा समय इवोल्यूशन को लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कोई भी नया स्पीशीज इतने जल्दी फॉर्म नहीं हो जाता है। अब ये इवोल्यूशन होता क्या है, कैसे होता है, दैट वी विल स्टडी विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के मदद से हम ये समझने की कोशिश करेंगे, ओके। तो सबसे पहले क्या है, देयर इज अ ग्रुप, देयर इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ रेड बीटल्स। बीटल्स होते हैं ना, बीटल्स कीड़े होते हैं एक तरीके के, ठीक है। सो रेड बीटल्स का एक ग्रुप है, रेड बीटल्स का एक ग्रुप है छोटा सा, देयर इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ रेड बीटल्स, ओके। नाउ व्हाट हैपेंड, क्या हुआ उनमें, क्या हुआ उनमें एक वेरिएशन आया कुछ समय के बाद में। वेरिएशन तो आएगा क्यों, जब वो रिप्रोड्यूस करेंगे तो रिप्रोडक्टिव सेल में डीएनए, रिप्रोडक्टिव सेल के डीएनए में कॉपी करने के दौरान कुछ वेरिएशन आया, कुछ चेंजेस आया, जिसके वजह से वहाँ पे कलर वेरिएशन आया। मतलब बहुत सारे रेड बीटल्स थे, कुछ सम अमाउंट ऑफ रेड बीटल्स थे जिन्होंने आगे में जब रिप्रोडक्शन किया तो वहाँ पे कलर वेरिएशन आया, है ना। जब रिप्रोडक्शन होगा तो डीएनए कॉपी होगा, और जब डीएनए कॉपी हो रहा है तो वहाँ पे कुछ ऐसा एरर आ गया डीएनए में कुछ बदलाव आ गया, जिसकी वजह से जो रेड बीटल था वो एक रेड बीटल वहाँ पे ऐसा बना जो कैसा था, जो ग्रीन कलर का था। एक रेड बीटल मतलब एक रेड बीटल से ऐसा रिप्रोडक्शन हुआ, रिप्रोडक्शन में वो ग्रीन बीटल तैयार हुआ, यानी वहाँ पे कलर वेरिएशन हुआ। डीएनए कॉपी होने के दौरान एक जो ऑर्गेनिज्म वहाँ तैयार हो रहा था, एक जो बीटल तैयार हो रहा था, उसके डीएनए के कॉपी में एक कलर वेरिएशन आ गया, जिसके वजह से वो जो बीटल था वो एक बीटल ग्रीन बीटल हो गया, ठीक है ना। क्योंकि ये उसके डीएनए में चेंज की वजह से हुआ, यानी जेनेटिक चेंज की वजह से हुआ। तो ये जब ग्रीन बीटल आगे में रिप्रोड्यूस करेगा, तो क्या होगा, वो ग्रीन बीटल ही वहाँ पे नए न्यू ग्रीन बीटल ही तैयार होंगे। ये जो चेंज है, ये जो कलर वेरिएशन है, वो आने वाले जनरेशन में पास ऑन होगा ना। वाई पास ऑन क्यों होगा, वाई बिकॉज इट इज़ अ जेनेटिक चेंज, जीन में चेंज आया है, डीएनए में चेंज आया है, और हमको पता है जीन और डीएनए ही नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है। तो जीन में एरर के वजह से ही यहाँ पे ग्रीन कलर वो बीटल का तैयार हुआ था। तो जब ये ग्रीन बीटल आगे में रिप्रोड्यूस करेगा तो एक कलर वेरिएशन भी पास होगा, यानी ग्रीन बीटल का नंबर भी आगे में बढ़ने वाला है। अब क्या हुआ, वो जो एक बुश में मतलब एक झाड़ियों में रहते थे ग्रीन बीटल और रेड बीटल्स भी, ओके। सो रेड बीटल जो है वो इजीली दिख जाते थे क्रोज को, है ना, क्रोज खाते हैं बीटल को। सो वो क्रोज को रेड बीटल, अभी आप देखो ग्रीन झाड़ी है उसमें रेड बीटल एकदम आसानी से दिख जाएगा, और ये जो ग्रीन बीटल है वो हरी झाड़ियों में छुप जाएगा, वो हिडन होके रहेगा। सो क्रोज जो है ना, क्रोज ज़्यादा किसको खाएंगे, क्रोज किसको खाएंगे, रेड बीटल्स को। तो इस वजह से क्या हुआ, वहाँ पे रेड बीटल्स का नंबर और कम होता चला गया, रेड बीटल्स का नंबर और कम होता चला गया, और ग्रीन बीटल्स का नंबर बढ़ता चला गया। क्यों, क्योंकि ये ग्रीन बीटल ने जब आगे में रिप्रोडक्शन किया तो ये जो वेरिएशन आया था उसमें वो भी पास ऑन हो गया, वो जब आगे रिप्रोडक्शन करेंगे तो इस तरीके से ग्रीन बीटल्स का पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा। और क्योंकि वो क्रो के नज़रों से, वो जो कौवा है क्रो, उसके नज़रों से बच के भी ये ग्रीन बीटल्स रह रहे हैं, तो इनका पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा। और वहीं पे दूसरे तरफ पे क्या होगा, ग्रीन जो रेड बीटल्स है उसका पॉपुलेशन कम होता चला जाएगा।
रेड बीटल्स का पॉपुलेशन कम होता चला जाएगा। क्रोज कैनॉट ईट देम, ग्रीन बीटल को क्यों नहीं खा सकते वो? क्योंकि वो हिडन है, ग्रीन ग्रीन झाड़ियों में वो हिडन होके है। सो मोर ग्रीन बीटल दैन रेड, तो वो एरिया में अभी ग्रीन बीटल्स का नंबर बढ़ गया रेड बीटल्स से, क्योंकि रेड बीटल का पॉपुलेशन कम होता चला गया, क्रोज उनको खाने लगे। अब क्या हुआ, एक दूसरी सिचुएशन है, दूसरे सिचुएशन में क्या हुआ, अगेन वहाँ पे डीएनए कॉपी के दौरान में एक एरर हुआ जिसके वजह से एक और कलर वेरिएशन वहाँ पे आया, लेकिन वो जो बीटल था अब वो था ब्लू इन कलर। वो बीटल कैसा था? ब्लू इन कलर था। कलर वेरिएशन ऐसा आया कि वो बीटल कैसा था? ब्लू इन कलर। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, ब्लू भी अभी ग्रीन झाड़ियों में ब्लू कलर भी इजीली दिख जाएगा। तो जो क्रोज थे वो रेड बीटल को भी खाते थे और ब्लू बीटल को भी खाते थे, यानी वहाँ पे रेड अभी भी ज़्यादा थे और ब्लू भी थे, कुछ कम अमाउंट में प्रेजेंट थे। ये भी आगे रिप्रोडक्शन करेंगे तो जो ब्लू कलर वेरिएशन है वो भी आगे में पास ऑन होगा। तो इस तरीके से वहाँ पे रेड बीटल का भी पॉपुलेशन था और ब्लू बीटल का भी पॉपुलेशन था। क्यों? क्योंकि दोनों को अभी क्रोज देख सकते थे, तो दोनों को वो कंज्यूम कर सकते थे। अब वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे एक एलिफेंट आया, वहाँ पे एक एलिफेंट आया और उसने पैर दे दिया वो झाड़ियों के ऊपर में, और क्योंकि वो थोड़े कम जगह में ही प्रेजेंट थे तो बाय चांस वो जो उन्होंने पैर दिया, वो जो एलिफेंट ने पैर दिया वो पूरा का पूरा ब्लू बीटल्स के ऊपर में, रेड बीटल्स के ऊपर में दे दिया। तो मोस्टली ब्लू बीटल्स सर्वाइव, यानी वहाँ पे एलिफेंट आया और एलिफेंट के पैर के नीचे दबने से जो बीटल्स मर गए वो ज़्यादातर रेड कलर के थे, यानी बाय चांस एक्सीडेंट से ब्लू बीटल्स का नंबर वहाँ पे अभी बढ़ गया। ब्लू बीटल्स का नंबर क्यों बढ़ गया? क्योंकि रेड बीटल्स एलिफेंट के पैर के नीचे दब के मर गए। लेकिन बेटा अभी हमको देखना है, what we have to see that these rare variations became common characteristic, यानी ये जो एक rare मतलब बहुत कम, rare मतलब बहुत सारे नंबर में एक बीटल जो था वो ग्रीन हुआ, यहाँ पे भी बहुत सारे नंबर में सिर्फ एक बीटल था जो ब्लू हुआ। लेकिन विथ टाइम जैसे जैसे आगे बीटल्स की बढ़ती गई तो ये जो रेयर वेरिएशन था कलर में वो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बन गया, क्योंकि यहाँ पे भी देखो रेड बीटल अभी नहीं बचे, ग्रीन बीटल का ही नंबर बढ़ गया, और यहाँ पे भी रेड बीटल नहीं बचे, सिर्फ ब्लू बीटल का नंबर बढ़ गया। लेकिन यहाँ पे ग्रीन बीटल क्यों नहीं बचे थे? क्यों? क्योंकि वो हिडन होके थे, वहाँ पे क्रोज को वो दिख नहीं रहे थे। और यहाँ पे क्यों नहीं बचे? एक्सीडेंट के वजह से। हो सकता था यहाँ पे ब्लू बीटल भी मर जाए और रेड बच जाए, है ना। सो ये जो रेयर वेरिएशन था ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक में कन्वर्ट हो गया बीटल का। The frequency of certain gene in population change over generation, तो वो कहना क्या चाह रहे हैं? देखो, frequency of certain gene मतलब gene for red beetles, gene for red beetles एक होगा, उसमें चेंजेस आ गए, वो जीन में चेंजेस आ गए तो कलर क्या हो गया? ग्रीन, यानी यहाँ पे हो गया जीन फॉर ग्रीन बीटल और यहाँ पे हो गया जीन फॉर ब्लू बीटल। अब इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन इन अ पॉपुलेशन चेंजेस ओवर जनरेशन, मतलब पहले देखो रेड कलर वाला जीन था उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा थी, लेकिन आगे के समय में ग्रीन वाले जीन की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो गई। यानी फ्रीक्वेंसी मतलब आप एक तरीके से कह सकते हो नंबर, ठीक है, नंबर, उसका नंबर एक पर्टिकुलर टाइम में वो जीन कितने बार अपीयर हो रहा है। तो पहले रेड जीन ज़्यादा आता था, अभी ग्रीन जीन हमको बीटल में ज़्यादा देखने को मिला, जिसकी वजह से बीटल्स वर ऑल ग्रीन। तो ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन्स क्या होती है? जनरेशन के हिसाब से चेंज हो रही है बेटा, जनरेशन जैसे जैसे आगे बढ़ रही है। तो यही एग्जांपल से समझ लो, पहले रेड जीन ज़्यादा अपीयर होते थे, अभी ग्रीन और या ब्लू जीन ज़्यादा अपीयर होने लगे। सो ये जो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है ना जीन्स की, रैंडमली हो रही है, यानी कभी भी कोई भी जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है कोई भी रीज़न की वजह से, क्योंकि एरर तो कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो इस चीज़ को ही कहा जाता है बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट। इस चीज़ को ही क्या कहते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट। किस चीज़ को? फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्टेन जीन इन पॉपुलेशन चेंज ओवर जनरेशन। ये समझ में आ गया? इस एग्जांपल से ध्यान में रखो, पहले जो रेड कलर था बीटल का उसके लिए एक जीन ज़्यादा दिखाई देता था, लेकिन कुछ वेरिएशंस होने के बाद में जो ग्रीन वाला जीन था वो ज़्यादा दिखाई देने लगा, यानी फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई वो जीन की अपीयरेंस की उसके। तो यही होता है बेटा जेनेटिक ड्रिफ्ट। अभी हमको देखना है कि जो फर्स्ट हमारी कंडीशन थी जहाँ पे ग्रीन बीटल्स बने थे, वो ग्रीन बीटल क्या कर रहे थे? एक तरीके से
सर्वाइवल एडवांटेज वहाँ पे दे रहे थे। सर्वाइवल एडवांटेज मतलब वो सर्वाइव करने में मदद था ना, वो ग्रीन कलर उनको जिंदा रहने में मदद साबित कर रहा था। वो ग्रीन कलर, रेड कलर इजीली क्रो को दिख जाता था तो वो कोई भी हेल्पफुल नहीं था। लेकिन जब बीटल ग्रीन हो गए तो उन्होंने एक सर्वाइवल एडवांटेज दे दिया, मतलब वो बीटल्स को ग्रीन कलर छुपा के रख रहा था, यानी सर्वाइव करने में, जिंदा रहने में मदद कर रहा था। यानी हम कह सकते एक तरीके से कि उनका नेचुरल सिलेक्शन हुआ। नेचुरल सिलेक्शन मतलब रेड कम होते चले गए और एक समय है कि रेड खत्म हो गए, क्योंकि रेड को क्रोज ने खा लिया और ग्रीन वाले क्रो को दिख नहीं रहे थे, तो ग्रीन वाले को क्रो ने नहीं खाया। मतलब ग्रीन वाले का क्या हुआ, नेचुरल सिलेक्शन हुआ बाय क्रो, है ना। क्रो ने क्या किया, नेचुरल सिलेक्शन किया एक तरीके से। एंड दिस लेड टू इवोल्यूशन ऑफ बीटल्स इन पॉपुलेशन। यानी क्या हुआ, वहाँ पे इवोल्यूशन हुआ, रिजल्टेड इन एडेप्टेशंस। एडेप्टेशंस मतलब क्या, जब नेचुरल सिलेक्शन उसका हुआ, कुछ चेंजेस उसमें आए। चेंजेस क्या आया उसके कलर में उसके चेंजेस आया, और कलर में चेंज आने की वजह से नेचुरल सिलेक्शन हुआ उसका। नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर ने ही एक तरीके से आप कह सकते हो उसको सिलेक्ट किया है। क्यों, क्योंकि वो छुपा हुआ रह रहा था, क्रोज रेड वाले को खा रहे थे, तो क्रोज ने उसका नेचुरल सिलेक्शन किया, यानी उसको बेटर बनाया एक तरीके से। उसी को बोलते हैं बेटा एडेप्टेशंस, रिजल्टेड इन एडेप्टेशंस। मतलब जो चेंजेस आए उसने उसको बेटर बनाया अपने आजू बाजू वाली कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए। ग्रीन कलर ने उसको बेटर बनाया ना, उसकी इन्वायरमेंट ऐसी थी कि क्रोज उसको खाते थे। जैसे ही ग्रीन कलर आया तो वो जो ग्रीन कलर आया मतलब एक चेंज आया, और वो चेंज ने उसको बेटर बनाया। बेटर किस चीज़ के लिए, अपने इन्वायरमेंट में जिंदा रहने के लिए, फिट रहने के लिए, है ना। उसी को बोलते हैं एडवांटेजेस, और उसी को एडेप्टेशंस बोलेंगे उसी को। एंड दैट लेड टू द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मतलब जो फिट है सर्वाइव करने के लिए। रेड वाला फिट था क्या सर्वाइव करने के लिए, नो, क्योंकि क्रोज उसको खा रहे थे तो वो फिट नहीं हुआ सर्वाइव करने के लिए। लेकिन ग्रीन वाला छुप के अभी रह रहा था तो वो फिट हो गया अपनी कंडीशंस के हिसाब से सर्वाइव करने के लिए। उसने चेंजेस शो किए, एंड ये ऐसे चेंजेस जो उसको बेटर बना रहे हैं अपने सराउंडिंग में रहने के लिए, वो उसी को ही हम कहते हैं बेटा इवोल्यूशन। उसी को हम कहते हैं इवोल्यूशन। एक और एग्जांपल हम देखेंगे, ब्लू बीटल वाला। ब्लू बीटल वाले ने कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं दिया। जैसे रेड इजीली दिख जाते थे, वैसे ब्लू कलर पे अभी इजीली क्रो को दिखता था। ग्रीन में ब्लू हाइड होके नहीं रह पा रहा था। वो सर्वाइव्ड बाय चांस, एक्सीडेंटल वो सर्वाइव हुए। जब एलिफेंट का पैर गिरा तो ब्लू वाले भी मर सकते थे, ऐसा कोई वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ, वहाँ पे कोई सिलेक्शन नहीं हुआ। वो तो सिर्फ चांस, यानी बाय चांस वो सर्वाइव हुए। एक्सीडेंट इन स्मॉल पॉपुलेशन चेंज फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स। अब मुझे बताओ कि अगर ये बीटल की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती, यानी बहुत बड़े एरिया में ये बीटल्स स्प्रेड होते रहते, तो एक एलिफेंट ने वहाँ पैर भी दे दिया और ब्लू बीटल्स या रेड बीटल्स वहाँ के मर भी गए, तो वहाँ पे इतना बड़ा इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलता था। ऐसा होता नहीं था वहाँ पर कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन ब्लू रेड बीटल्स की ख़त्म हो जाए, ऐसा वहाँ पे होता नहीं था। कब, अगर बहुत बड़े एरिया में बीटल्स पाए जाते थे तो। इसका मतलब कि अगर स्मॉल पॉपुलेशन है, जो बीटल का छोटा पॉपुलेशन था, वहाँ पे एक्सीडेंट क्या हुआ, एलिफेंट ने पैर दे दिया, तो वहाँ पे चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन हो गया ना। चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन मतलब जहाँ पे रेड जीन अभी आता था, वहाँ पे अभी ब्लू जीन, कलर के लिए ब्लू जीन हमको देखने को मिला। यानी चेंज इन फ्रीक्वेंसी हुआ किस वजह से, एक्सीडेंट की वजह से। और इसी को हमने बोला जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट यानी चेंज इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। एक तरीके से जो रेड वाला जीन था अब वो कन्वर्ट हो गया ब्लू वाले जीन में। किस वजह से, एक्सीडेंट की वजह से। लेकिन अगर यहाँ पे एक और चीज़ देखने वाली बात है, स्मॉल पॉपुलेशन हमने बोला, बहुत बड़ी पॉपुलेशन रहती थी और एक जगह के एक छोटे से एरिया के रेड बीटल्स मर भी जाते थे, तो उस पर कुछ बड़ा फर्क नहीं पड़ता था वो बड़ी पॉपुलेशन पे, और वहाँ पे फिर इस तरीके से जेनेटिक ड्रिफ्ट भी हमको देखने नहीं मिलता था। एंड ये जो चीज़ हुई, ये जो ब्लू बीटल के केस में जो हुआ, वहाँ पे सिर्फ हमको डाइवर्सिटी देखने को मिली। डाइवर्सिटी मतलब विविधता, यानी ब्लू कलर का भी बीटल है, रेड कलर का भी बीटल है, ग्रीन कलर का भी बीटल है, बट ये ब्लू बीटल ने कोई भी सर्वाइवल के लिए एडवांटेज नहीं दिया, सर्वाइव करने के लिए उसको फिट नहीं बनाया, वहाँ पे
एडाप्टेशन उसने नहीं किए। एडाप्टेशन मतलब बेहतर वो नहीं बना, वो अपने सराउंडिंग में फिट हो, सरवाइव करने के लिए वो अपने आप को उस कंडीशन में ढाल नहीं पाया। ऐसा कोई भी एडवांटेज हमको ब्लू बीटल में नहीं दिखा। यहाँ पे सिर्फ डाइवर्सिटी आई, यहाँ पे सिर्फ डाइवर्सिटी आई। तो समझ में आ रहा है आपको? इसको हम इवोल्यूशन नहीं कह सकते बेटा, इसको हम इवोल्यूशन नहीं कहेंगे। दिस इज इवोल्यूशन। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन हुआ और साथ ही में नेचुरल सिलेक्शन के साथ में वो बेटर हुआ। वो बेटर हुआ है ना, बेटर क्यों हुआ? क्योंकि वो हाइड होके अब रह पा रहा था और वो बेटर हुआ एंड इट बिकेम फिट टू सर्वाइव। फिट टू सर्वाइव, रेड वाला जो था वो इट वॉज नॉट फिट टू सर्वाइव क्योंकि वो दिख जा रहा था क्रो को, तो ऐसे इसको हम फिट नहीं कह सकते। सो दिस लीड्स टू इवोल्यूशन। यानी एक तरीके से हमने देखा कि इवोल्यूशन जो है उसका एक कॉज क्या है? उसका एक कॉज है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से इवोल्यूशन हुआ, ग्रेजुअल चेंजेस आए और उसने क्या किया? नई स्पीशीज बनाई। अब नई स्पीशीज कैसे बनेंगी वो आगे हमको नेक्स्ट टॉपिक में देखना ही है स्पेसिएशन में, लेकिन सबसे पहले ये चीज़ समझो एग्जांपल से। एक बार फिर से शॉर्ट में बताती हूँ। रेड बीटल में एक जेनेटिक वेरिएशन आया जिसकी वजह से ग्रीन बीटल तैयार हुए। ग्रीन बीटल अभी क्रोज को दिख नहीं रहे थे तो वो अच्छे से हाइड होके रह रहे थे। क्रोज रेड बीटल को खाते गए और रेड बीटल्स की पॉपुलेशन खत्म हो गई, लेकिन ग्रीन बीटल दिख नहीं रहते तो वो अच्छे से ग्रो होने लगे। यानी उसने सर्वाइवल एडवांटेज दिया, नेचुरल सिलेक्शन हुआ, नेचर ने सिलेक्ट किया, नेचर ने डिसाइड किया कि ये सर्वाइव करने के लिए फिट है, ग्रीन बीटल सर्वाइव करने के लिए फिट है क्योंकि वो छुप के रह रहा है। तो क्रोज रेड बीटल को खाने लगे एंड दिस लेड टू इवोल्यूशन इन बीटल पॉपुलेशन। बीटल के पॉपुलेशन को अभी पता चला, या पता चला मतलब वो नेचुरल सी चीज़ है। रेड मरते चले गए ऑब्वियसली, तो ग्रीन बढ़ते चले गए, है ना। यानी वहाँ पे इवोल्यूशन हुआ, रेड बीटल का पॉपुलेशन कन्वर्ट हो गया ग्रीन बीटल के पॉपुलेशन में, यानी वहाँ पे इवोल्यूशन हुआ। समझ में आ रहा है इवोल्यूशन। लेकिन दूसरा एक कंसेप्ट था ब्लू बीटल वाला, जहाँ पे इवोल्यूशन नहीं हुआ। क्यों इवोल्यूशन नहीं हुआ? क्योंकि दोज ब्लू बीटल डिडंट प्रोवाइड एनी सर्वाइवल एडवांटेज, नो सर्वाइवल एडवांटेज। क्योंकि जैसे रेड इजीली दिख जाता था वैसे ब्लू भी इजीली दिख जाता था। दे सर्वाइव बाय चांस। वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, रेड बीटल मर गया और ब्लू बीटल सर्वाइव हो गया, यानी बाय चांस वो चीज़ हुई। तो यहाँ पे हमने एक और चीज़ देखी कि अगर स्मॉल पॉपुलेशन में एक्सीडेंट होते हैं तो वहाँ पे जेनेटिक ड्रिफ्ट होने के चांसेस ज़्यादा है, यानी चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी होने के चांसेस ज़्यादा है। जहाँ पे पहले रेड बीटल और ब्लू बीटल इक्वल अमाउंट में थे, वहाँ पे रेड बीटल खत्म हो गए, यानी रेड वाला जीन चेंज हो गया, मतलब खत्म हो गया, और ब्लू जीन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, यानी जेनेटिक ड्रिफ्ट हुआ। लेकिन वहीं पे अगर बड़ा पॉपुलेशन रहता था बीटल का तो एक छोटी सी जगह पे हाथी ने पैर भी रख दिया तो कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता था रेड बीटल के पॉपुलेशन पे, है ना। तो स्मॉल पॉपुलेशन में ऐसा होता है और इसके वजह से सिर्फ डाइवर्सिटी आएंगी बेटा। डाइवर्सिटी मतलब विविधता, अलग अलग कलर के बीटल्स हमको देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कोई भी एडवांटेज बेहतर है वो रेड बीटल से। हम किसी भी तरीके से कह सकते हैं क्या कि ब्लू बीटल रेड बीटल से बेटर है? नो, बट इन दिस केस वी कैन से कि ग्रीन बीटल जो है वो रेड बीटल से बेटर है, क्योंकि वो क्या है, उनका नेचुरल सिलेक्शन हुआ और वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट शो कर रहा है, वो फिट है सर्वाइव करने के लिए अगेंस्ट रेड बीटल और ब्लू बीटल। तो आई होप ये एग्जांपल से आपको पूरा इवोल्यूशन का कंसेप्ट समझ में आया होगा बेटा। समझ में आया? इवोल्यूशन का एक रीजन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। जो फिट है उसको क्या करेगा, उसको नेचर सिलेक्ट करेगा, उसको नेचर सिलेक्ट करेगा और वो ही सर्वाइव करेगा। नेचुरल सिलेक्शन या सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, कुछ भी बोल सकते हो आप। ये थ्योरी दी थी चार्ल्स डार्विन ने, वो हम आगे देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्वायर्ड और इनहेरिटेड कैरेक्टर्स क्या है, और उसके बाद में हम ये नेचुरल सिलेक्शन के थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ेंगे बेटा। ओके, सो आई होप आपको ये इवोल्यूशन का कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। अभी हम देखेंगे बेटा इनहेरिटेड ट्रेड्स और एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होती है, ठीक है। व्हाट आर इनहेरिटेड ट्रेड्स एंड व्हाट आर एक्वायर्ड ट्रेड्स। तो सबसे पहले देखो इनहेरिटेड ट्रेड का डेफिनेशन क्या है। ये डेफिनेशंस वगैरह आप सब स्क्रीनशॉट करके अपने नोट्स में ऐड करेंगे बेटा। अ ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ट्रेट मतलब कैरेक्टर, अ कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज कॉज्ड बाय चेंज इन इट्स जीन और डीएनए। ऐसा कोई भी कैरेक्टर जो उसके डीएनए में चेंज की वजह से आया है या जीन में चेंज की वजह से आया है, ऐसे कैरेक्टर को हम कहते हैं
कैरेक्टर या इनहेरिटेड ट्रेट, और क्योंकि चेंज उसके डीएनए में आया है तो वही डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा। चेंज डीएनए में आया है और वही डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होगा। इसका मतलब क्या है, ये कैरेक्टर्स जो है वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होंगे। मतलब ये जो कैरेक्टर्स है वो कहाँ से रिसीव कर रहा है वो इंडिविजुअल में, वो कैरेक्टर्स कहाँ से आए हैं, उसके पेरेंट्स के थ्रू आए हैं, या सिंपली ये कैरेक्टर्स आगे के जनरेशन में पास ऑन होंगे। इसके पहले जैसे एक हमने एग्जाम्पल देखा था बीटल्स वाला, वहाँ पे रेड बीटल के जीन में चेंज आया तो ग्रीन बीटल और ब्लू बीटल वहाँ पे बना। अब ये जब ग्रीन बीटल रिप्रोडक्शन कर रहा था तो वहाँ पे ग्रीन बीटल ही ऑफस्प्रिंग तैयार हो रहे थे। इसका मतलब क्या, चेंज इन जेनेटिक कैरेक्टर वहाँ पे हुआ और वो जो ग्रीन बीटल है उसने वो चेंज को आगे के जनरेशन में पास ऑन भी किया। ऐसे कैरेक्टर को कहा जाता है इनहेरिटेड ट्रेट। ऐसे कैरेक्टर को क्या कहा जाता है, इनहेरिटेड ट्रेट। मतलब जो सेकंड जनरेशन वाले ग्रीन बीटल्स थे उनको वो ग्रीन कलर कहाँ से मिला है, पेरेंट्स के थ्रू उन्होंने रिसीव किया है, क्योंकि पेरेंट के डीएनए में, पेरेंट के जीन में चेंज आ गया है। तो ये कैरेक्टर्स, क्योंकि हमको पता है डीएनए जब कॉपी होगा रिप्रोडक्टिव सेल्स में तभी वहाँ पे कुछ वेरिएशंस आएंगे, और वो जो भी वेरिएशंस आ रहे हैं वहाँ पे वो वेरिएशंस फिर उसके आने वाले आगे हर जनरेशन में पास ऑन होंगे। इसका मतलब वो कैरेक्टर जो अफेक्ट हो रहा है उस वेरिएशन के वजह से वो कैरेक्टर भी पास ऑन होगा। ऐसे कैरेक्टर को ही हम कहते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर्स। मतलब ये कैरेक्टर्स हमको बेसिकली पेरेंट्स से मिलते हैं बेटा। और दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। एक्वायर्ड कैरेक्टर्स मतलब जो हम हासिल कर रहे हैं, ऐसे कैरेक्टर्स जो हम हमारे लाइफ टाइम में हासिल कर रहे हैं। जब बर्थ हुआ उस ऑर्गेनिज्म का तब उसके पास में वो कैरेक्टर नहीं था, ऐसे कैरेक्टर को हम कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। जैसे कि पढ़ो डेफिनेशन, अ ट्रेट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म व्हिच इज नॉट इनहेरिटेड, मतलब पेरेंट्स के थ्रू नहीं मिल रहा है, पेरेंट्स के थ्रू ट्रांसफर होकर नहीं मिल रहा है, बट डेवलप्स इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, लेकिन आजू बाजू के इन्वायरमेंट के हिसाब से उसने वो कैरेक्टर डेवलप किया। आजू बाजू के इन्वायरमेंट के हिसाब से उसने वो कैरेक्टर डेवलप किया। बाय बर्थ पेरेंट्स के थ्रू उसको वो कैरेक्टर नहीं मिला, ऐसे कैरेक्टर को बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। और ये कैरेक्टर्स की वजह से फिर जीन में कोई भी चेंज नहीं आया। ये जो कैरेक्टर उन्होंने डेवलप किया वहाँ पे जीन में कोई भी चेंज नहीं आया, तो ये जब जीन में चेंज नहीं आया तो ये कैरेक्टर्स फ्यूचर जनरेशन में पास ऑन नहीं हो सकते हैं। इसको हम एक दो एग्जांपल्स के मदद से समझते बेटा। बीटल वाला ही एग्जांपल लेते हैं। अब देखो एक थर्ड सिचुएशन वहाँ पे ऐसी आ गई है कि जो बीटल जहाँ पे पाए जाते हैं ना वहाँ पे फूड की कमी हो गई, मतलब जो प्लांट वगैरह थे उनको कोई डिजीज वगैरह हो गया जिसकी वजह से वहाँ पे खाने की कमी हो गई। बीटल्स को लीव्स नहीं मिल रही थी, तो वो जो बीटल्स है ना वो वो भूखे रहने लगे, वो भूखे हो गए और भूखे होने की वजह से उनका बॉडी का वेट कम हो गया, उनका वजन कम हो गया। यानी बीटल्स को खाना प्रॉपरली नहीं मिल रहा है तो उनका वेट जो है एवरेज वेट वो कम हो गया। मतलब एवरेज वेट कम हो गया तो वो क्या था, वो उसका एक्वायर्ड कैरेक्टर था। वो इन रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, उसके इन्वायरमेंट में लीव्स कम हो गई है, उसका खाना नहीं मिल रहा है उसको, इसके वजह से उसका वजन कम हो रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा उसके लिए, ये हो गया उसका एक्वायर्ड ट्रेट। अब मुझे बताओ ये जो ये जो भूखे बीटल है उसने जो आगे में रिप्रोडक्शन किया और उसकी जो प्रोजेनी वहाँ पे तैयार हुई, वो प्रोजेनी जब तैयार हुई तो वहाँ पे डिजीज प्लांट का जा चुका था और भरपूर लीव्स थी। तो मुझे बताओ जब लीव्स भरपूर है तो वो प्रोजेनी भी भूखी ही या कम वेट वाली रहेंगी क्या? नो, वो कम वेट वाली नहीं रहेंगी बेटा। क्यों? क्योंकि वो कैरेक्टर जो चेंज जो आया था, जो उनका वजन कम हुआ था, वो तो उनके एनवायरनमेंट में वैसी कंडीशन थी, उसके वजह से उनका वजन कम हुआ था। उनके डीएनए में या जीन में कोई चेंज नहीं हुआ था, ना ही वो कैरेक्टर आगे के जनरेशन में पास ऑन होगा बेटा। जब उसको प्रॉपर अमाउंट में फूड मिलेगा तो वो जो प्रोजेनी वहाँ ऑफस्प्रिंग नए तैयार हुए हैं, भले ही उनके पेरेंट्स का वेट कम था लेकिन वो ऑफस्प्रिंग को अगर खाना अच्छे से मिलेगा तो उनका वेट बैक टू नॉर्मल वेट के वो हो जाएंगे। यानी ऐसे कैरेक्टर, वजन कम होना, ये कैरेक्टर क्या हो गया? एक्वायर्ड कैरेक्टर। और एक्वायर्ड कैरेक्टर की वजह से डीएनए में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, इसके वजह से वो कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि नेक्स्ट जनरेशन में तो डीएनए ही जाता है। समझ में आ गया? एक और एग्जांपल दिया आपके इसमें। हमने क्या किया, हमने कुछ माउस लिए, माउस, ठीक है, और वो माउस को क्या किया, फिर उनकी टेल्स कट कर दी, उनकी टेल्स कट कर दी हमने माउस की। एंड माउस की टेल्स कट करने के बाद ये जो टेललेस माउस थे उनका रिप्रोडक्शन कराया। ये जो टेललेस माउस थे उनका रिप्रोडक्शन कराया तो वहाँ पे जो नए ऑफस्प्रिंग तैयार होंगे, बताओ उसमें टेल होंगी या नहीं होंगी?
उसमें टेल होंगी या नहीं होंगी? उनमें टेल होंगी, उनमें टेल होंगी। क्यों? क्योंकि टेल कट करने की वजह से उसके डीएनए में तो कोई फर्क नहीं आया ना बेटा। टेल हमने कट कर दी है, उसके डीएनए में वहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आया। डीएनए जब कॉपी होगा या जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जब गमेट्स वगैरह बनते हैं, उसके डीएनए में तो कोई चेंज नहीं आया, और वो रिप्रोडक्टिव सेल्स का जो डीएनए है वो ही नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होता है। उसके डीएनए में कोई चेंज नहीं आया, यानी डीएनए वैसा का वैसा ही पास हुआ। इसका मतलब भले ही पेरेंट्स टेललेस थे, लेकिन जो ऑफस्प्रिंग वहाँ पे तैयार होंगे वो कैसे होंगे? विथ टेल होंगे, टेल के साथ होंगे। क्योंकि जो टेललेस जो कैरेक्टर था, वो कैरेक्टर वो माइस ने एक्वायर किया था, हासिल किया था, और एक्वायर्ड कैरेक्टर्स फ्यूचर जनरेशन में पास ऑन नहीं हो सकते बेटा। समझ में आ रहा है? वो कैरेक्टर्स फ्यूचर जनरेशन में पास ऑन नहीं हो सकते। आप देख लो, बहुत से हमारे पेरेंट्स के ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो उन्होंने हासिल किए हैं, और वो हासिल किया है तो वो कैरेक्टर्स उनके नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं होते हैं ना। कोई एक पर्सन है जिसका विथ कोई एक्सीडेंटल वजह से, अगर समझ लो उनका एक लिम्ब लॉस हो गया है, कोई हैंड या कोई लेग का उनका लॉस हो गया है ड्यू टू सम एक्सीडेंट, तो जब वो रिप्रोडक्शन करेंगे तो क्या उनके ऑफस्प्रिंग में, उनके चाइल्ड में भी वो लिम्ब नहीं, हैंड या लेग नहीं रहेगा? ऐसा है क्या? नो, द चाइल्ड विल बी नॉर्मल, क्योंकि वो जो था वो उनका एक्वायर्ड कैरेक्टर था, उसके वजह से डीएनए में कोई भी वहाँ पे चेंज नहीं आया बेटा। तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन ऐसा लगा सकते हैं कि जो इनहेरिटेड कैरेक्टर है उनके वजह से ही इवोल्यूशन होगा, क्योंकि ये कैरेक्टर ही नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होंगे, क्योंकि ये जो चेंज है वो डीएनए में आया। जैसे कि बीटल वाला, ग्रीन बीटल, वो डीएनए से जो डीएनए में चेंज आया वो आगे आगे जनरेशन में पास ऑन हुआ, तो वहाँ पे इवोल्यूशन हुआ। लेकिन एक्वायर्ड कैरेक्टर जो वजन कम हो गया था बीटल का, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन ही नहीं हुआ, तो क्या वहाँ पे इवोल्यूशन होगा? नो। सो एक्वायर्ड ट्रेड्स का इवोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं होता है। तो अभी समझ में आ गया इनहेरिटेड और एक्वायर्ड। नाम से समझ में आना चाहिए। इनहेरिट मतलब जो पेरेंट्स के थ्रू आ रहे हैं, मतलब चेंज इन डीएनए वगैरह हुआ है, और एक्वायर्ड मतलब जो हासिल किए हैं, तो उसके वजह से चेंज इन डीएनए नहीं होता है बेटा। ओके, सो उसके बाद में एक छोटा सा कंसेप्ट हम देखेंगे, डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन वो जो नेचुरल सिलेक्शन हमने बोला, जो क्रो ने नेचुरल सिलेक्शन किया, किसका? ग्रीन बीटल्स का। क्यों? क्योंकि वो छुपे हुए थे, वो फिट थे सरवाइव करने के लिए। यही है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और ये नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ही वहाँ पे इवोल्यूशन इन बीटल के पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हुआ। सो ये जो थ्योरी थी नेचुरल सिलेक्शन की, वो दी थी बेटा चार्ल्स डार्विन ने। वो थ्योरी दी थी चार्ल्स डार्विन ने, इसीलिए उसको डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऐसा भी कहा जाता है। डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन या डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ऐसा भी उसको कहा जाता है बेटा। अब इसमें क्या बोला उन्होंने बेसिकली एक ही चीज़ बोली, इवोल्यूशन टेक प्लेस ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। जिसका नेचुरल सिलेक्शन होगा वही, उसी के वजह से इवोल्यूशन होगा। जैसे कि देखा हमने पहले ही एग्जाम्पल में, रेड बीटल से ग्रीन बीटल बने और ग्रीन बीटल का नेचुरल सिलेक्शन हुआ, और नेचुरल सिलेक्शन होने की वजह से ही बीटल के पॉपुलेशन में इवोल्यूशन आया, बीटल की पॉपुलेशन ग्रीन हो गई। समझ में आ रहा है? लेकिन वो जो था वो उन्होंने उसका मैकेनिज्म वो नहीं बता पाए, वो ये नहीं बता पाए कि ये जो कैरेक्टर था ग्रीन कैरेक्टर उसमें आया, नेचुरल सिलेक्शन जो उसका हुआ, लेकिन वो कैरेक्टर डेवलप कैसे हुआ, वो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन कैसे हुआ। आज हमको पता है कि जब अगर जीन में या डीएनए में चेंज आएगा तो वो कैरेक्टर पास ऑन होगा, और जीन या डीएनए में चेंज आया, जीन या डीएनए में चेंज आया तो वहाँ पे कैरेक्टर भी बदलेगा ही, और अगर वो कैरेक्टर सूटेबल है सरवाइव करने के लिए तो उसका नेचुरल सिलेक्शन होगा। जैसे जीन में चेंज आया तो क्या हुआ, ग्रीन कलर आया। अब ग्रीन कलर सर्वाइवल एडवांटेज दे रहा था तो वो फिट था सरवाइव होने के लिए, इसलिए उसका नेचुरल सिलेक्शन हुआ। लेकिन वहाँ पे डार्विन क्या नहीं बता पाया था कि एक्चुअली में ये ग्रीन कलर आया कैसे, और आया तो आया, वो ट्रांसफर हुआ कैसे। हमने मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़े हैं बेटा, तो हमको पता है उसके डीएनए में चेंज आया। जब रिप्रोडक्शन होता है तो वहाँ पे डीएनए के कॉपी में कोई तो भी वेरिएशन आ गया, इसके वजह से कलर चेंज हुआ और उसका नेचुरल सिलेक्शन हुआ। और वो ट्रांसफर कैसे हुआ कैरेक्टर, क्योंकि हमको पता है पेरेंट्स
पेरेंट्स में से ही डीएनए जो है वो ऑफस्प्रिंग तक जाता है। ये हमने इनहेरिटेंस वगैरह सब पढ़ लिया है। लेकिन उस दौरान डार्विन को ये सारी चीज़ें पता नहीं थी कि एक्चुअली में जीन में चेंजेस आते हैं तो वेरिएशन वहाँ पे आ रहा है और जीन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है। ये डार्विन बता नहीं पाया था बेटा, ठीक है। तो वो मैकेनिज्म नहीं दे पाया था कि वेरिएशंस आए कहाँ से। और ये काम किसने किया था? ये काम किया था मेंडल ने। तो मेंडल ने भी बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, डार्विन ने भी बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से अवगत नहीं थे, दोनों एक दूसरे के काम के बारे में जानते नहीं थे बेटा। इसीलिए वो डार्विन जो है वो ये चीज़ नहीं बता पाया था कि एक्चुअली में ये वेरिएशंस आए तो आए कहाँ से। लेकिन स्टिल उसका काम जो है वो बहुत बड़ा माना गया है, बहुत बड़ा माना गया है। वाई? बिकॉज सही बात है बेटा, नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ही इवोल्यूशन होता है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, बियर्स। हमको पता है नॉर्मल बियर्स जो होते हैं ब्लैक ब्राउन कलर के होते हैं, लेकिन पोलर बियर्स अब पोल्स पे देखो पूरा स्नो प्रेजेंट होता है बेटा, पोल्स पे स्नो प्रेजेंट होता है ना, पोल्स पे स्नो होता है और वहाँ पे जो ब्राउन कलर का बियर है वो इजीली दिख जाएगा, और वो जब इजीली दिख जाएगा तो उसको दूसरे एनिमल्स खा सकते हैं बेटा, है ना, उसको दूसरे एनिमल्स खा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई वेरिएशन आया, डीएनए में ऐसा कोई तो भी चेंज आ गया जिसकी वजह से जो उसके हेयर का कलर है वो वाइट हो गया, हेयर का कलर वाइट हो गया, यानी वेरिएशन आया, हेयर का कलर वाइट हो गया। लेकिन ये वेरिएशन उसको सर्वाइवल एडवांटेज दे रहा था, ये वेरिएशन उसको सर्वाइवल एडवांटेज ऐसा दे रहा था कि स्नो में वाइट पोलर बियर इजीली हाइड होके रह सकता था और उसको कोई खा नहीं सकता था एज कम्पेयर टू ब्राउन। यानी उसका नेचुरल सिलेक्शन हुआ, और नेचुरल सिलेक्शन हुआ इसी तरीके से पोलर बियर्स का इवोल्यूशन हुआ बेटा। समझ में आया? यानी इवोल्यूशन जो है, जो चेंजेस आ रहे हैं ग्रेजुअली, वो कहीं ना कहीं नेचुरल सिलेक्शन की वजह से आ रहे हैं, ऐसा डार्विन ने बताया था। लेकिन सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन एक रीज़न है ऐसा नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है और बहुत सही भी बात है कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से जो फिट है सर्वाइव होने के लिए, वहाँ ब्राउन बियर और वाइट बियर में कौन फिट होगा? वाइट वाला, इसलिए वो सर्वाइव हुआ, उसका नेचुरल सिलेक्शन हुआ। तो समझ में आया? ये थी डार्विन की थ्योरी, जो उन्होंने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, उसमें उन्होंने इस थ्योरी के बारे में बताया था बेटा। अब नेक्स्ट हम कंसेप्ट देखते हैं स्पेसिएशन का। नेक्स्ट कंसेप्ट इज ऑफ स्पेसिएशन। जब हमने इवोल्यूशन की डेफिनेशन देखी थी तो हमने बोला है कि ग्रेजुअल चेंज हो रहा है मिलियंस ऑफ ईयर्स तक, जिसकी वजह से नई स्पीशीज तैयार हो रही है, और नई स्पीशीज तैयार होना मतलब ही होता है बेटा स्पेसिएशन। डेफिनेशन देखो अच्छे से, ये सारी डेफिनेशंस मैंने यहाँ पे लिख के रखी है, ये सब आप स्क्रीनशॉट करके अपने नोट्स में ऐड करो, या आप एसचान से भी डेफिनेशंस ले सकते हो, और नोट्स प्रॉपर बनाते रहो बेटा, और प्रॉपर प्रिपरेशन भी चालू रखो अपना, ठीक है। तो स्पेसिएशन का डेफिनेशन देखो, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीशीज, जो स्पीशीज ऑलरेडी प्रेजेंट है उससे नई स्पीशीज तैयार होना। नई स्पीशीज तैयार होना मतलब ही होता है बेटा स्पेसिएशन, नई स्पीशीज तैयार होना मतलब ही होता है स्पेसिएशन। तो अभी हम देखेंगे किस तरीके से इवोल्यूशन की मदद से नई स्पीशीज तैयार हो रही है। लेकिन सबसे पहले हमको स्पीशीज का डेफिनेशन समझना बहुत जरूरी है कि डेफिनेशन क्या है स्पीशीज का। देखो, स्पीशीज का मतलब होता है a population of organism that can reproduce together and produce fertile offspring। मतलब a group of organism, एक group of organism जो आपस में नेचुरली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, आपस में नेचुरली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और ऐसे ऑफस्प्रिंग बनाएंगे। कैसे ऑफस्प्रिंग? फर्टाइल। फर्टाइल मतलब जो खुद रिप्रोडक्शन कर सकता है, जो रिप्रोडक्शन कर सकता है उसको बोला जाता है फर्टाइल, ठीक है। तो जो ऑफस्प्रिंग वहाँ पे तैयार होंगे वो भी कैसे होंगे? फर्टाइल, यानी वो भी रिप्रोडक्शन कर पाएंगे। तो फिर से एक बार हम डेफिनेशन समझते हैं स्पीशीज की। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिप्रोड्यूस टुगेदर, जो आपस में नेचुरली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम बोलेंगे एक स्पीशीज। जैसे कि डॉग्स में बहुत अलग अलग स्पीशीज होती है, अलग अलग स्पीशीज, जैसे कि लैब्राडोर है और पोमेरानियन है। अब मुझे बताओ क्या लैब्राडोर, एक डॉग, एक मेल लैब्राडोर हमने ले लिया और फीमेल पोमेरानियन ले लिया, तो वो नेचुरली आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं क्या बेटा? नो, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस नेचुरली, नेचुरली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। और पोमेरानियन कैन रिप्रोड्यूस विद अ पोमेरानियन ओनली। समझ में आ रहा है?
दो अलग अलग स्पीशीज आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है, वही मतलब है। जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकता है उसको हम बोलेंगे एक स्पीशीज। तो अभी नई स्पीशीज कैसे तैयार होंगी? नई स्पीशीज तो एक ही तरीके से तैयार हो सकती है कि एक पॉपुलेशन दो हिस्सों में टूट गई, एक पॉपुलेशन दो हिस्सों में टूट गई, और वो जो दोनों हिस्से में जो ऑर्गेनिजम्स थे वो अब आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे, वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे। इसका मतलब वहाँ पे एक नई स्पीशीज तैयार हो गई, क्योंकि आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं मतलब एक ही स्पीशीज है ना, तो वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, मतलब नई स्पीशीज तैयार हो गई। देखो हम एग्जांपल के मदद से समझते हैं। एक पॉपुलेशन है, सेम एग्जांपल ले लो, पॉपुलेशन ऑफ बीटल्स है, समझ लो किसकी पॉपुलेशन है? एक बीटल्स की पॉपुलेशन है, जो दो इसमें स्प्लिट हो गई, दो पॉपुलेशन में, दो सब पॉपुलेशन में टूट गई। और ये जो दोनों सब पॉपुलेशन है ना, ये दोनों सब पॉपुलेशन के बीच में एक बहुत बड़ा माउंटेन है या एक रिवर है या सी है, ठीक है, यानी वो दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा माउंटेन, रिवर या सी है। तो ये जो दोनों पॉपुलेशंस है वो अभी इधर से उधर, यहाँ के बीटल इधर नहीं जा सकते और यहाँ के बीटल इधर नहीं आ सकते, ठीक है, यहाँ के बीटल इधर नहीं जा पा रहे, क्यों? क्योंकि उनका हो गया बेटा ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। आइसोलेशन मतलब एक उतने ही एरिया तक सीमित है वो, ठीक है, हम बोलते हैं ना होम आइसोलेशन में है, होम क्वारंटाइन में है, या होम आइसोलेशन हम बोलते हैं। आइसोलेशन मतलब सिर्फ उतने ही जगह में वो रह सकते हैं, उसके बाहर वो जा नहीं सकते हैं। तो देखो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो गया मतलब वो उतने ही ज्योग्राफिकल एरिया में ही रह सक रहे हैं, क्यों? क्योंकि शायद उनके बीच में माउंटेन, सी, ओशन ऐसा कुछ तो भी प्रेजेंट है। अब क्या होगा, ये दोनों पॉपुलेशंस में नेचुरल सिलेक्शन जो है वो भी अलग तरीके से होगा। यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग होंगी, यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग होंगी, तो जो बीटल इस ज्योग्राफिकल कंडीशन में सरवाइव करने के लिए फिट है वो जरूरी नहीं है यहाँ की कंडीशन में भी सरवाइव करने के लिए फिट हो। कहने का मतलब ऐसा कि दोनों जगह पे जो नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है इन बोथ पॉपुलेशन विल बी डिफरेंट, यानी हो सकता है एक जगह पे ग्रीन बीटल का सिलेक्शन हो और एक जगह पे ग्रीन बीटल का सिलेक्शन ही ना हो। जैसे कि एग्जांपल ले लो, यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्रोस जो है वो क्रोस को खा लिया ईगल ने। क्रोस को किसने खा लिया? ईगल ने खा लिया। तो यहाँ पे क्रोस अभी नहीं है ज़्यादा, अब यहाँ पे ज़्यादा क्रोस नहीं है क्योंकि ईगल ने वो क्रो को खा लिया है। अब क्रोस ज़्यादा नहीं है, तो मुझे बताओ यहाँ पे ग्रीन जो बीटल है वो कोई सर्वाइवल एडवांटेज देंगे क्या? ग्रीन बीटल सर्वाइवल एडवांटेज इसलिए दे रहे थे क्योंकि वो छुप के रह सकते थे क्रो से, लेकिन अब यहाँ पे क्रो ही नहीं बचे क्योंकि ईगल ने उनको खा लिया। तो ग्रीन बीटल कोई सर्वाइवल एडवांटेज दे रहे हैं क्या? नहीं। तो क्या ग्रीन बीटल्स का नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे होगा? नो। तो यहाँ पे ग्रीन बीटल्स का नेचुरल सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन अभी रेड बीटल्स की ही है, लेकिन यहाँ पे क्रोस प्रेजेंट है बेटा, यहाँ पे क्रोस प्रेजेंट है। दूसरे पॉपुलेशन जो है बीटल्स की, वहाँ पे क्रो प्रेजेंट है, वहाँ पे क्रो प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे ग्रीन जो बीटल है उनका क्या होगा? उनका नेचुरल सिलेक्शन होगा, उनका नेचुरल सिलेक्शन होगा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ग्रीन बीटल यहाँ पे सर्वाइवल एडवांटेज रहेंगे, क्रो से बच के रहेंगे। अब देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है उसके वजह से भी दोनों पॉपुलेशन में अलग अलग चेंजेस आएंगे। जेनेटिक ड्रिफ्ट जैसे हमने देखा था, मतलब चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। जैसे कि देखो यहाँ पे ग्रीन जीन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, यहाँ पे रेड जीन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई, तो ये एरिया में अलग हो रही है, ये एरिया में जेनेटिक ड्रिफ्ट अलग, ये एरिया में जेनेटिक ड्रिफ्ट अलग। इसका मतलब चेंजेस जो आएंगे, जीन जो बदल रहे हैं, जीन में जो वेरिएशंस आ रहे हैं ना, डीएनए के कॉपी में, सिंपल समझो, डीएनए के कॉपी में एरर आ रहे हैं, तो जो एरर यहाँ पे आएंगे बेटा इन बीटल्स में आएंगे क्या? वही एरर यहाँ पे आएंगे क्या? नो, एरर्स अलग अलग होंगे, तो वहाँ पे वेरिएशंस भी अलग होंगे, चेंजेस भी दोनों पॉपुलेशन में अलग होंगे। और क्योंकि ये चेंजेस, दोनों भी चेंजेस, चाहे नेचुरल सिलेक्शन की वजह से चेंजेस आ रहा हो या जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से चेंजेस आ रहा हो, ये दोनों भी चेंजेस डीएनए में आ रहे हैं। और क्योंकि ये चेंजेस डीएनए में आ रहे हैं तो क्या होगा? यानी जीन में आ रहे हैं, तो ये चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन में भी पास ऑन होंगे, यानी यहाँ के सारे चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो रहे हैं, इधर के भी सारे चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन हो रहे हैं। यानी
जनरेशन आगे आगे बढ़ती गई, 1000 साल हो गए, 1000 साल हो गए, ठीक है। दोनों पॉपुलेशन में जनरेशन आगे बढ़ती गई और अलग अलग वहाँ पे चेंजेस आते गए, अलग अलग चेंजेस वहाँ पे आते गए और क्या हुआ, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स तक ऐसी चीज हुई। अब क्या होगा, इफ किसी तरीके से किसी रीजन के वजह से अगर ये दोनों पॉपुलेशन के बीटल्स आपस में मिलते भी है, ये दोनों बीटल के पॉपुलेशन आपस में मिलते भी है, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा डिफरेंसेस दोनों में होंगे, ये वाले बीटल में और ये वाले बीटल में इतने ज़्यादा मोर एंड मोर डिफरेंसेस वहाँ पे आते गए, जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती गई और डिफरेंसेस वहाँ पे आते गए, और जिसके वजह से वो इनकैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग विथ ईच अदर हो गए। मतलब ये दोनों बीटल अभी आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। अब वहाँ पे क्या चेंजेस आ सकते हैं, तो देखो बेटा वहाँ पे चेंजेस ऐसा भी आ सकता है कि डीएनए में इतना ज़्यादा चेंज आ गया, मतलब क्रोमोसोम नंबर ही उनके चेंज हो गए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जितने क्रोमोसोम नंबर इस बीटल में है उतने क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे नहीं रह गए, या यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर बढ़ गया, ठीक है। ऐसा भी चेंज वहाँ पे हो सकता है, क्योंकि ये सारे चेंजेस बेटा डीएनए या जीन में ही हो रहे हैं। नेचुरल सिलेक्शन की वजह से हो सकते हैं या जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से हो सकते हैं, ओके। तो ये सारे चेंजेस हो रहे हैं डीएनए या जीन में, और इतने सीवियर चेंजेस है कि क्रोमोसोम नंबर ही चेंज हो गया, तो उनके गमेट ही आपस में फ्यूज नहीं हो पाएंगे, दोनों के गमेट आपस में फ्यूज नहीं हो पाएंगे, मतलब रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, इनकैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग। या ऐसा हो सकता है बेटा कि अब ये जो यहाँ की जो ग्रीन फीमेल है वो ग्रीन फीमेल रेड वाले बीटल के साथ में, रेड मेल के साथ में रिप्रोडक्शन ही नहीं करना चाह रही है, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे रेड बीटल जो है उनकी डेथ हो जाती है, रेड बीटल की डेथ हो जाती है, तो उसका बिहेवियर इस तरीके से रहेगा ग्रीन बीटल का कि वो रेड बीटल के साथ में रिप्रोडक्शन ही नहीं करेंगी। यानी कोई ना कोई रीजन की वजह से ये दोनों आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, और जब वो लोग आपस में रिप्रोड्यूस, दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस, अगर ऐसा हो गया तो क्या हम उसको एक स्पीशीज बोल सकते हैं क्या बेटा? नो। एट दैट टाइम वी विल से कि यहाँ पे एक बीटल की दूसरी स्पीशीज तैयार हो गई, बीटल की एक दूसरी स्पीशीज तैयार हो गई, यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीशीज हैज टेकन प्लेस, और उसी को हमने बोला स्पेसिएशन, उसी को हमने बोला स्पेसिएशन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा कंसेप्ट समझ में आया होगा। हमने क्या बोला है, इफ एक दूसरी भी पॉसिबिलिटी ऐसे देख लेते हैं हम कि यहाँ पे भले ये पॉपुलेशन स्प्लिट हो गई लेकिन ये आजू बाजू में ही रहते हैं, मतलब ऐसे पास के एरिया में रहते हैं, और दोनों के बीच में कोई माउंटेन वगैरह भी नहीं है, दोनों के बीच में कोई माउंटेन वगैरह भी नहीं है, तो हो सकता है एक बीटल इधर से घूमते घूमते इधर चला गया, ठीक है, या क्रो ने पकड़ा एक बीटल को और ले जाके दूसरे जगह पे छोड़ दिया बिना खाए, ठीक है। तो क्या होगा, इनके बीच में कोई ऐसा जोग्राफिकल आइसोलेशन नहीं है, तो आराम से यहाँ पे बीटल्स एक दूसरे के पॉपुलेशन में आ जा सक रहे हैं, तो वो रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं एक साथ, तो वहाँ पे कोई नई स्पीशीज तैयार नहीं हो रही है, क्योंकि दे आर कंपैटिबल विथ ईच अदर, रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे जोग्राफिकल आइसोलेशन यानी बहुत बड़ा पहाड़ या ओशियन या सी है, तो अब ये बीटल इधर नहीं जा पा रहे हैं, इनके जीन्स का एक्सचेंज नहीं हो रहा है दोनों पॉपुलेशन में, नेचुरल सिलेक्शन अलग तरीके से होगा, दोनों में वेरिएशंस अलग आएंगे और ये सारा जनरेशंस तक चलता रहेगा, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये दोनों पॉपुलेशन के बीटल्स जो है वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे बेटा, और जब वो आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो हम कहेंगे कि नई स्पीशीज वहाँ पे तैयार हुई है। तो यही है हमारा कंसेप्ट ऑफ स्पेसिएशन। समझ में आ गया सबको किस तरीके से हो रहा है? ये स्क्रीनशॉट लेके रख लो, सारी डेफिनेशंस आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे बेटा, ओके। अभी यहाँ पे एक आपको छोटा सा कंसेप्ट दिया है, ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, पेज नंबर 149 पे आपको बॉक्स में दिया है, तो आप रीड ले लेंगे बेटा। उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताया है, उसमें यही बताया है कि अर्थ पे लाइफ कैसे आई। हम सबको पता है अर्थ में जो पहला सेल बना था वो कहीं ना कहीं ओशियन में बना था बेटा, ओशियन में। तो हमेशा से जो अर्थ है ना, वो इतना अर्थ की कंडीशंस इतनी फेवरेबल, इतनी अच्छी अर्थ पे कंडीशंस नहीं थी।
अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, अर्थ पे ऑक्सीजन नहीं था, अर्थ पे पॉइजनस गैसेस प्रेजेंट थी, टॉक्सिक गैसेस प्रेजेंट थी। तो क्या हुआ, हजारों साल लगे अर्थ का टेम्परेचर कम होने में, हजारों साल लगे अर्थ पे ऑक्सीजन या सुटेबल कंडीशंस लाइफ के लिए आने में, ठीक है, लाइफ को सरवाइव करने के लिए जो कंडीशंस चाहिए, ऐसे सुटेबल कंडीशंस आने के लिए अर्थ को हजारों साल लगे। फिर क्या हुआ होगा वहाँ पे, फिर ना कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे अलग अलग एलिमेंट्स ने मिलके कुछ कंपाउंड बनाए, ठीक है। ये कंपाउंड ने मिलके कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स बनाए, जैसे कि अमाइनो एसिड, जैसे कि न्यूक्लिक एसिड मतलब डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड या राइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए और आरएनए वहाँ तैयार हुआ ये सारे कंपाउंड्स के मदद से, ठीक है। डीएनए आरएनए तैयार हुआ, प्रोटीन्स तैयार हुए, अलग अलग एलिमेंट्स तैयार हुए, और ये सारी चीज़ें जुड़ के वहाँ पे एक सेल बना होगा बेटा, ये सारी चीज़ें जुड़ के एक सेल बना होगा। फिर क्या होगा, ये सेल जब तैयार हुआ तो ये सेल ने क्या किया, रिप्रोडक्शन किया, ये सेल में भी इवोल्यूशन हुआ होगा, यानी अलग अलग तरीके के सेल्स बने, ओवरऑल इवोल्यूशन हुआ। फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बने, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का भी इवोल्यूशन हुआ, और अलग अलग सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे तैयार हुए। इस तरीके से अर्थ पे लाइफ ओरिजिनेट हुई होंगी। देखो बेटा, हर साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरी दी। किसी ने बोला कि अर्थ पे लाइफ स्पॉन्टेनियसली आ गई, स्पॉन्टेनियसली मतलब एकदम अभी तक लाइफ नहीं थी और अचानक अर्थ पे लाइफ आ गई, बट ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा कोई प्रूफ वो नहीं दे पाए। किसी ने बोला कि लाइफ जो है अर्थ पे वो स्पेस से आई, मतलब अर्थ पे कोई मीटियोराइट वगैरह गिरा और वहाँ से अर्थ पे लाइफ जनरेट हुई, बट ये भी पॉसिबल नहीं था, इसका भी वो कोई प्रूफ नहीं दे पाए। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने क्या बताया बेटा कि हाँ ऐसा हो सकता है कि पहले एलिमेंट से कंपाउंड बना, कंपाउंड से फिर जो सेल को जिंदा रहने के लिए जो सारी चीज़ें चाहिए, ऐसे मॉलिक्यूल्स बने जैसे अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड ऑल, फैट्स एंड ऑल, और फिर वो सब मिलके एक सेल बना, और ये एक सेल से फिर बहुत सारे सेल और सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स बने। तो ये थ्योरी थोड़ी सी एक्सेप्टेबल थी कि हाँ ऐसा हो सकता है। और देखो वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट भी उन्होंने दिया है कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके भी बताया कि हाँ कार्बन, हाइड्रोजन वगैरह के मदद से कंपाउंड्स वहाँ पे तैयार हुए होंगे। उन्होंने क्या किया था, वैसी कंडीशन वहाँ क्रिएट की, लैब में ऐसी कंडीशन क्रिएट की जो करोड़ों साल पहले अर्थ पे थी, ऐसी कंडीशंस क्रिएट की, और फिर उन्होंने देखा तो हाँ वहाँ पे ना ऑक्सीजन या जो लाइफ के लिए ज़रूरी कंपाउंड्स थे वो वहाँ पे तैयार हुए। इसका मतलब ऐसे ही लाइफ अर्थ पे ओरिजिनेट हुई होंगी, ये वहाँ से प्रूव हुआ। तो इस तरीके से अर्थ पे लाइफ आई, और फिर वहाँ पे इवोल्यूशन चलता रहा, और इवोल्यूशन की वजह से ही आज अर्थ पे जितने लाइफ फॉर्म है वो सारे तैयार हुए बेटा। इसलिए हमने बोला था मिलियंस ऑफ ईयर्स से प्रोसेस चल रही है। नेक्स्ट हमको देखना है इवोल्यूशन, और इवोल्यूशन हुआ इसके क्या प्रूफ है, एक्चुअली में इवोल्यूशन हुआ है इसके क्या प्रूफ है, दैट वी हैव टू सी बेटा। सो वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको अच्छे से नोट्स बना लेने हैं और हमको फोटोज सेंड करके दिखाना भी है बेटा, होमवर्क। ओके, आई होप आपको आज का पूरा क्लास समझ में आया होगा, अच्छे से आप प्रिपेयर कर लेंगे। आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे बेटा। थैंक यू।